हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई होप आप बहुत जोरों शोरों से अपने फंडामेंटल्स पे काम कर रहे होगे, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? जितने सॉलिड आपके फंडामेंटल्स उतना बढ़िया आपका कैट का रिजल्ट होगा, राइट? तो फाउंडेशन, जैसा हम कहते हैं ना, नींव मजबूत होना जरूरी है। दैट्स व्हाट आवर कैट एसेंशियल सीरीज इज फॉर, टू हेल्प यू कंसोलिडेट योर फंडामेंटल्स एंड गेट यू इन द ग्रूव, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो ये हमारा सेशन नंबर 4 है। यहाँ पर हम सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका कॉम्प्रिहेंशन भी चेक करता है, वोकैबुलरी भी चेक करता है, राइट? और ये बहुत सारे ओमेट्स में आता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ बेसिक सेशन, बट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू infer the information rightly and what are the nitty-gritties that you should be aware about, right? So let's get started. My name is Juhi Narula. इससे पहले हमने एक सेशन किया था जहाँ पे हमने बात करी थी हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी। तो एक्चुअल सेशंस में भी बच्चों को बहुत बड़ा लिमिटेशन रखता है जहाँ पे उनको वर्ड मीनिंग्स नहीं पता। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि वोकैबुलरी की सॉलिड फाउंडेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको सारे वर्ड्स आने ज़रूरी हैं, बट अगर आप 15-20 मिनट दिन के काम करेंगे तो जब तक आपका एक्चुअल एग्ज़ाम आएगा तब तक आप सफिशेंटली इक्विप्ड होंगे या आपको हैंडल करना आ जाएगा न्यू वर्ड्स को। तो कोशिश करिए कि आप इफ़ नॉट मोर 10 से 15 मिनट वोकैबुलरी बिल्डिंग को दें। और रट्टा नहीं मारना, तो रट्टा नहीं मारना तो कैसे याद करना है, क्या स्ट्रैटेजीज हमें पिक करनी है, वो हमने डिटेल में लेसन नंबर 3 में डिस्कस करी थी। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सेंटेंस कंप्लीशन की बात करेंगे। यहाँ पे दो एजेंडाज हैं। पहले तो कि आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग आनी होनी ज़रूरी है, राइट? और दूसरा, यू शुड नो द वर्ड्स। तो नोइंग द वर्ड्स का मैंने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। नोइंग द वर्ड्स इज हाउ टू बिल्ड द वोकैबुलरी। सो आई हैव डन वन एक्सक्लूसिव सेशन, लेसन नंबर 3। तो आज हम स्टेटमेंट 2 पे ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है? तो दो मेजर पॉइंटर्स हैं अगर आपको सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन को एक्सेल करना है तो बेसिकली क्या होता है, ये इनको आप फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जहां आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, उसमें ब्लैंक है और आपको आंसर चॉइसेस में एक सूटेबल वर्ड को पिक करना है और उस ब्लैंक को कंप्लीट करना है, राइट? सो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि जब हम किसी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। एक तो आपको सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया, तो डिड यू कॉम्प्रीहेंड इट राइटली। ये मेजर स्टेप है। स्टूडेंट्स को लगता है कि सारा का सारा खेल वोकैबुलरी का है, होता है वोकैबुलरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल, बट एंटायरली वोकैबुलरी का नहीं होता। इनफैक्ट कई जगह हम देखते हैं कि वर्ड्स जो आंसर चॉइसेस होती हैं वो तो आसान होती हैं, पर जो सेंटेंस होता है वो ट्रिकी होता है टू इंटरप्रेट, राइट? तो हम बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग और एफर्ट कॉम्प्रीहेंशन पे भी देंगे, राइट? अब ये भी एक दूसरा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि मैं तो अभी सिर्फ वोकैबुलरी की काम की बात करो मेरे से, मैं सिर्फ वोकैबुलरी बिल्डिंग करूंगी और जब क्वेश्चंस करूंगी तब जब मेरे पास सॉलिड वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी। देखिए, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है ऑन दिस प्लैनेट जिसको दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उनके सबके मीनिंग पता हो, राइट? कोई भी नहीं है, राइट? शशि थरूर भी नहीं है, राइट? तो एवरीबडी इज लर्निंग। सो डोंट हैव दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जहाँ पे आप सोचें कि सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स आ जाएंगे तभी तो मैं फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस कर पाऊंगी। नहीं, अगर आपको वर्ड्स नहीं पता तो आप कोई भी अच्छी ऐप से वर्ड का मीनिंग देख सकते हो। जैसे एक बहुत अच्छी ऐप है मेरियम वेबस्टर, यहाँ से आप मीनिंग को चेक कर सकते हो, राइट? तो बस आप वो वर्ड्स देखते जाओ और मीनिंग्स डेसिफर करते जाओ, राइट? तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो आपका कॉम्प्रीहेंशन का एस्पेक्ट बहुत सफ़र करेगा, राइट? तो इसको ऐसे देखिए कि मैं एटलीस्ट वर्ड मीनिंग नहीं पता तो उसके लिए आई कैन रेफर, मैं वर्ड प्रिडिक्ट तो कर सकती हूँ और मेरी कॉम्प्रीहेंशन तो हर क्वेश्चन से बेटर होगी। और जो वर्ड नहीं ही आते, जो नए लग रहे हैं आपको, वो आप सीखते जाइए पैरेलली, राइट? बट किसी एक एस्पेक्ट को ही पिक मत करिए कि मैं सिर्फ वोकैबुलरी को पिक कर रही हूँ, अभी अच्छी वोकैब होगी तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस अपने आप निकाल लूंगी। नहीं, आपको इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, राइट? नाउ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो जो सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। या तो सिंगल ब्लैंक, एक ही ब्लैंक दे दिया, या डुअल ब्लैंक, राइट? या फिर ट्रिपल ब्लैंक।
इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कई कई बार 4 ब्लैंक के आते हैं, वो कम देखने को मिलते हैं, राइट। तो इन तीनों में आपको चीज़ समझनी है कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कि अगर तो सिंगल ब्लैंक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ब्लैंक है उसी से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल ब्लैंक्स हैं तो आपको उस ब्लैंक से स्टार्ट करना है जो आपको ईजी टू डिकोड लग रहा है व्हाइल यू आर बिगनिंग विद द क्वेश्चन। कहीं नहीं लिखा, कोई रूल बुक नहीं है कि अगर मेरे पास 3 ब्लैंक का क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं ब्लैंक 1 करूं, फिर मैं ब्लैंक 2 करूं, फिर मैं ब्लैंक 3 करूं। नहीं, आप 1 2 3 तो कर ही सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि मैं पहले सेकंड ब्लैंक से अगर स्टार्ट करूंगी तो मेरे को अच्छी क्लैरिटी बिल्ड हो जाएगी, आप वैसा कर सकते हो। आपको लगता है कि थर्ड ब्लैंक ईजी है तो लेट मी स्टार्ट विद द थर्ड ब्लैंक, नो प्रॉब्लम, राइट। सो इट्स लाइक यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। तो जब आप कोई पजल को सॉल्व करते हो, राइट, वो जिक्सॉ पजल्स मेरी बेटी करती है बहुत सारी जिक्सॉ पजल्स। तो वो क्या करते हैं, हम वी स्टार्ट विद एनी वन पार्ट, राइट। तो कोई भी आपको जहाँ पे लगता है कि ये सिरा मुझे पकड़ में आता है, आप उसको सॉल्व करते हो और फिर वो जो कंप्लीटेड पोर्शन है वो क्लू की तरह काम करता है टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पजल। एग्जैक्टली सेम गेम प्लान को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, राइट। Now you can start with the easier blank in case there are multiple blanks. In case there is a single blank, you start with the first blank. So identify, the first step is identify who or what are we talking about. मुद्दे की बात क्या हो रही है, right? Discussion किसके विषय में, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या है, राइट। एक बार आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए कि उस सब्जेक्ट के बारे में क्या दे रखी है, राइट, क्या डिटेल दे रखी है सेंटेंस में आपको, राइट। तो आपको ये समझना है कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही क्रूशल है। तो क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपको एक सोच समझ के ऑब्जर्व करनी है, राइट। सो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो इट विल बिकम अ हैबिट ऑफ यू, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू, बट इनिशियली मेक अ कॉन्शियस एफर्ट दैट यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स, राइट। तो आप अगर एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे क्या होता है, किसी भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन हो आप निकाल लोगे। आप विदाउट स्ट्रैटेजी करोगे तो वहां पे आसान क्वेश्चन तो आप निकाल लोगे, वहां मेरे को चिंता नहीं है। मेरे को चिंता है कि जहां पे क्वेश्चन मुश्किल आ गया वहां पे विदाउट स्ट्रैटेजी आप फंस जाओगे, राइट। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम VAR से कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वेदर द क्वेश्चन इज इजी और डिफिकल्ट। कई बार देखने में सवाल बहुत आसान लगता है, एक ट्रिक होती है क्वेश्चन में जिसकी वजह से वो डिफिकल्ट हो जाता है या डिफिकल्ट टू क्रैक हो जाता है, and vice versa is also possible, right? So my suggestion is always have a strategic approach, right? आप क्वांट में भी करते हैं, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, एक फॉर्मूला होता है, एक अप्रोच होती है, एक ट्रिक होती है, एक लॉजिक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और उसकी वजह से आप देखते भी हो कि आपको कॉन्फिडेंस बनता है, मोमेंटम बिल्ड होता है, राइट। आपको सही जगह में पता होता है एफर्ट करना है। तो आपको हमेशा VARC में भी ये सोचना है कि मेरा एफर्ट राइट डायरेक्शन में हो, स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ हो, तो फिर आपको मज़ा आएगा और आउटपुट बढ़िया निकलेगा, राइट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आइडेंटिफाई करो व्हाट इज़ द डिस्कशन ऑल अबाउट, देन इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू नो द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, देन लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स। अब अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली हैं तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग ट्रांजिशन वर्ड्स, राइट। ये आपकी जर्नी ऑफ सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ VARC क्वेश्चन बहुत आसान करते हैं, राइट। चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो तो भी ऑब्जर्व करना है, पैरा जंबल हो तो भी करना है, समरी हो तो भी करना है, सेंटेंस कंप्लीशन हो तो भी करना है, क्रिटिकल रीजनिंग है तो भी करना है। जहाँ पे भी ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको इनको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है। वर्ड्स ट्रांजिशन जैसे कैसे हुए, येट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, हाउएवर, फर्दरमोर, राइट। ये सारे वर्ड्स ट्रांजिशन वर्ड्स है और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ये वर्ड्स पता है, राइट। आपको पता है हाउएवर का मतलब क्या होता है, मोरोवर का क्या होता है, फर्स्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं, देयरफॉर कहाँ पे यूज़ करते हैं, आपको पता है हेंस एक कंक्लूजन इंडिकेटर है, राइट, नाउ एक टाइम क्लू है। तो इन वर्ड्स को बस आपको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हल्के में आप नहीं लेंगे, राइट। अब आपने कॉम्प्रिहेंड कर लिया सेंटेंस, सारी डिटेल्स देख ली, तो ऑप्शंस पे जंप करने से पहले दिमाग में एक वर्ड जरूर रखिए, राइट। सो प्रिडिक्ट योर आंसर। सो इफ यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट योर आंसर, आप किसी ट्रैप चॉइस से स्वे नहीं होगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। यूजुअली क्या होता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं सेंटेंस का, समझ लेते हैं,
उसको हम डिकोड कर लेते हैं, पर जब हम आंसर चॉइस देखते हैं तो कोई ट्रिकी वर्ड हमको फंसा लेता है। तो आपको फंसना नहीं है। और आप कैसे बचोगे कि आप ना फंसो? व्हाट इज द राइट वे कि यू आर नॉट गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रैप? व्हेन यू प्रिडिक्ट योर आंसर, आपके दिमाग में चाहे वो आप वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि वो जो वर्ड है वो सिंपल हो, राइट? बहुत कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्शन नहीं करना, राइट? तो टॉकेटिव आप बोल सकते हो, रिसाइकल्ड हो, यानी कि सेंटेंस से ही आपने कोई वर्ड उठा लिया और उसी को मॉडिफाई कर लिया। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो आप हिंदी में ही प्रिडिक्ट कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक आपके दिमाग में आंसर होना चाहिए बिफोर यू टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस। फिर जब आप आंसर चॉइसेस देखोगे तो आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का ही करना है। आपके दिमाग में जो आंसर था, जो आप लॉजिकली निकाल के लाए थे, उसको आपको अलाइन करना है विद द आंसर चॉइसेस। तो जो आपको लगे कि ये चॉइस या ये स्टेटमेंट तो अलाइन नहीं हो रहा, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, और जो अलाइन हो रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो अगर सिंगल ब्लैंक है तो यहीं पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर मल्टीपल ब्लैंक है तो एक आपको क्लू मिल गया और पूरा का पूरा प्रोसेस फॉर द सेकंड ब्लैंक रिपीट होगा। ट्रिपल ब्लैंक है तो ये प्रोसेस 2 बार रिपीट होगा, राइट? कोई भी इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने में, इस अप्रोच को फॉलो करने में एडिशनल टाइम नहीं लगेगा, राइट? तो अगर आपको कहीं ये चिंता हो रही है कि मैम ये स्टेप अप्लाई करने बैठ गए तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं खत्म होगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। इनिशियली हो सकता है जब तक आपका मोमेंटम ना बने आपको थोड़ा टाइम देना पड़े, बट वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, वंस यू गेट इनटू द हैबिट, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट टेकिंग एनी एडिशनल टाइम एंड ऑल्सो बाय अप्लाइंग ऑल दीज स्ट्रैटेजीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने आपको पहले के सेशंस में भी बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो एक बार क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। आई विल जस्ट स्टेप असाइड। ये आपके पास 10 सवाल हैं, आप इनको सॉल्व करो, राइट? अब आप ये सोचो मैम इतने सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं आते, हम तो नहीं कर रहे इतना बेसिक स्टेप, नहीं करो, राइट? जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, और सोचो मत कि इतना आसान है। इतने आसान कॉन्सेप्ट से आपकी फंडामेंटल क्लैरिटी बहुत सॉलिड हो जाती है। सो डू दीज क्वेश्चंस, you can pause the screen, solve these questions. अब आप एक्चुअली क्या करना, अगर आपको टाइम और लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज रखे रहने देना, कंप्लीट करना, फिर वापस वीडियो को देख लेना, ठीक है? आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो टैमसन रियली लाइक्ड मैरी एंड वांटेड टू। तो आप क्या कर रहे हो? एंड ट्रांजिशन है, तो इससे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस कौन सी डायरेक्शन लेगा, राइट? डिस्कशन किस दिशा में जाएगा, राइट? तो वो क्लैरिटी आपको कैसे होती है? वो ट्रांजिशन वर्ड से होती है। तो जैसे ही तुमने एंड देखा, तुमको लगा कि हाँ यार अब ये शादी करना चाहता है मैरी से, so Tamsin really wants to marry Mary, so he might propose her or want to take it ahead, right? And wanted to talk to her parents. So whatever the idea that you are inserting will be a positive one. Wanted to talk to Mary's parents, right? This is what comes in my mind. Any positive idea can fit in here, right? ट्रांजिशन क्या था? एंड। तो एंड क्या कर रहे हैं? डिस्कशन को सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, राइट? सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। गेल इज इनरोल्ड इन एन MBA प्रोग्राम इन एडिशन टू इट। सो इन एडिशन टू इट, एडिशनली मतलब इसके अलावा भी क्या काम कर रहा है गेल? गेल इज ऑल्सो, ही ऑल्सो teaches poor children, right? Or he is also working in a hotel, or is also working on a thesis. So something additionally that's being pursued apart from MBA, right? कैसे clue मिला? In addition to से मिला, right? I used to work in Raipur. Now, so now means there is a change, right? So now I work in Noida. ठीक है? So how did you identify? Used to also can be one clue in terms of time. ये time transition है, और now also is giving you a clue of time. Previously he was very rigid. It is pleasant to see. तो पहले देखो previously यानी पहले वो rigid था,
तो अब प्लेजेंट कब होगा, अच्छी बात कब होगी, अब वो रिजिड नहीं है, राइट, या फ्लेक्सिबल बन गया है. सो इट्स प्लेजेंट टू सी हिज फ्लेक्सिबिलिटी या हिज फ्लेक्सिबल बिहेवियर या रिलैक्स्ड बिहेवियर, जो भी आपके दिमाग में आता है, राइट. ऑल्दो द रेस्ट ऑफ द ग्रुप गेव अप ऑन माउंटेन क्लाइंब, रिचर्ड कंटिन्यूड. तो आपने कैसे डिसिफर किया कि रिचर्ड ने कंटिन्यू किया, आपने ऑल्दो देखा. ऑल्दो रेस्ट ऑफ द ग्रुप ने गिव अप कर दिया था, पर, तो दिस इज हिंदी वाला पर, राइट, परंतु जिसको आप बोलते हो पर, रिचर्ड ने क्या किया, रिचर्ड ने कंटिन्यू किया. अगर आप ऑल दो मिस कर जाओगे तो आपका पूरा का पूरा जो फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पैक्ट करेगा, राइट. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ट्रांजिशंस तो आपको पकड़ने ही हैं, राइट. दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई हाउ द डिस्कशन इज फ्लोइंग, हाउ द आइडिया इज बिल्डिंग, right. So take a look at the next sentence. It was raining hard, hence he took a cab, right, or took a car. So hence is basically a sort of a conclusion, right. So अब बारिश हो रही होगी तो क्या किया जाएगा. So there can be multiple ways to complete the sentence, but of course जब आपके पास actual sentence completion का question आएगा तो आपको फिर मल्टीपल क्लूज होंगे, सेंटेंस बड़ा होगा तो आप पिक कर सकते हो, राइट. एंड यू विल हैव द आंसर चॉइसेस, सो यू हैव टू अलाइन योर आंसर, एक्सक्यूज मी, यू हैव टू अलाइन योर आंसर एज पर द आंसर चॉइस, ठीक है. सो लेट्स कम टू स्टेटमेंट नंबर 7. शी लव्ड द चॉकलेट्स मेड बाय हर फ्रेंड बट she could not eat them, or but she was having some medical condition which did not allow her to eat the chocolates. So that means she loved the chocolates पर कहीं ना कहीं कोई restriction या कोई constraint आ गया, right. But because of a medical condition she could not eat the chocolates. ठीक है, चलिए कम टू सेंटेंस नंबर 8. रॉस वॉज ट्रबल्ड बाय द सेटबैक एंड देयरफॉर. सो देयरफॉर क्या हुआ, ट्रबल्ड था तो अब मल्टीपल कंक्लूजन्स हो सकते हैं पर्सपेक्टिव के हिसाब से, राइट. तो आपको किस तरह की आंसर चॉइसेस मिलती हैं वो ड्राइव करेंगी डिस्कशन को. सो रॉस वॉज ट्रबल्ड बाय द सेटबैक एंड देयरफॉर वांटेड अ ब्रेक, ठीक है. So that can be one way. What can be the course of action, or there can be multiple ways. Wanted to take some counseling, or he wanted to meet an expert. So what line of reasoning comes to your mind? Understand the flow of the discussion and fit in. Otherwise actual question में answer choices होंगी तो इतनी openness नहीं रहेगी. अभी सिर्फ आपको transition word सिखाने. So there are questions without options. Despite his disability, Gerald was always. So despite, तो that means disability एक problem थी but वो restrict नहीं कर रही थी, तभी तो है ना. Despite his failure, Ross never gave up, right. Despite his limitation, Tamsin always tried. So please keep this in mind. So despite his disability, Gerald was also always cheerful, ठीक है. So that means that disability did not impact this fellow, right. Coming to the last sentence, he was disinterested and unwell, however attended the party. तो अब यहाँ पर ट्रांजिशन है however का, तो मतलब बीमार है फिर भी कुछ ऐसा कर रहा है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. however पे ध्यान देखिए. अगर यहाँ पे सेंटेंस होता ही was disinterested and hence missed the party, तो आपको मोमेंटम समझ में आ जाता है क्योंकि एंड है, पर यहाँ पे हाउएवर आ गया तो अनवेल और डिसइंटरेस्टेड होने के बावजूद उसने पार्टी अटेंड करी या उसने एक आउटडोर एक्टिविटी में गया. सो वट एवर कम्स टू योर माइंड. बट आई होप इस पूरी ड्रिल का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ट्रांजिशन वर्ड्स कैन टेक यू in full control of the discussion that's happening, right. चलिए तो अब actual questions को solve करते हैं. So this is how an actual question can look like. I will just step aside. आप अच्छे से time लो, question पढ़ो and then we will discuss.
चलिए, आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, राइट? तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 ट्रांजिशन को ऑब्जर्व करना है। द साइंटिस्ट इन हिज रिसर्च एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस इज द इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशन मतलब इम्पैक्ट ऑफ द हजार्डियस, हजार्डियस मतलब हार्मफुल, एमिशंस मतलब रिलीज in the environment. He dashed to consider the other factors which also caused pollution. तो यहाँ पर आपको देखना है कि उसने क्या किया विद द अदर फैक्टर्स जो पोल्यूशन कॉज कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने इम्प्लीकेशंस लिख दिए, पर तो यहाँ पे ट्रांजिशन आएगा, पर वो कंसिडर नहीं कर पाया, राइट? सो द अल्टीमेटली आपका प्रेडिक्टेड आंसर होगा कि ही फेल्ड टू कंसिडर या ही डिड नॉट कंसिडर, राइट? सो इस हिसाब से आपका प्रेडिक्टेड वर्ड आएगा, राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग, आपने पहले देखा कि ही, व्हाट डिड ही डू विद द अदर फैक्टर्स, तो कैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट कहता है कि साइंटिस्ट ने इम्प्लीकेशंस ऑफ हजार्डियस एमिशंस पकड़ लिए, पर तो पर को जस्टिस तब मिलेगी क्योंकि ये पार्ट तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि दिस पार्ट हैज टू गो फॉर द नेगेटिव वन। दैट मीन्स ही वाज नॉट सक्सेसफुल और ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट वर लीडिंग टू पोल्यूशन, राइट? सो अ नेगेटिव आइडिया विल फिट इन हियर, राइट? हाउ डिड यू ऑब्जर्व? बाय कंसिडरिंग द वर्ड दो, राइट? सो नाउ टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस। तो हमारा फेल्ड या डिड नॉट कंसिडर ऐसा कोई प्रिडिक्टेड आंसर होगा। तो देखिए ऐसे आपको स्टेप्स मल्टीपल लग रहे थे, बट इट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस स्ट्रैटेजिकली। हेजिटेटेड मतलब झिझकना होता है, तो हेजिटेटेड तो फिट इन ही नहीं होगा। bewildered होता है एब्सोल्युटली परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मतलब बिल्कुल कंफ्यूज होना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? डिस्पेयर्ड होता है यू आर नॉट होपफुल, so that also goes out, right? और फाउंडर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैंने इसलिए आपको कंसिडर करवाया ऑप्शन, मैं चाहती तो फेल्ड भी लिख सकती थी जब मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रही थी आपके लिए। फाउंडर अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो वो क्रिएटर है। मार्क जकरबर्ग was the founder of Facebook or is the founder of Facebook, right? It can also be used as a verb which means to fail, राइट? अब आपको अगर फाउंडर के सारे मीनिंग नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन में पक्का फंसोगे, क्योंकि आपके लिए तो फाउंडर या कोई ऐसी आंसर चॉइस आ गई जिसमें फाउंडर यूज हुआ है एज अ वर्ब। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, ये एक दूसरा हैक है कि जब भी कोई वर्ड का मीनिंग सीखे वो जितने तरीके से यूज हो सकता है, मतलब कोई वर्ड ऐसा भी होता है जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, तो आपके सारे यूसेजेस का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कोई एक यूसेज नहीं पता होगा तो एग्जाम में आप फंस सकते हो। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी इन दिस केस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। चलिए, वाइल शैली, अगेन यहाँ पर ट्रांजिशन है। शैली स्टूड विद हर हस्बैंड इन अ फीबल, फीबल मतलब कमजोर, राइट? फीबल इज वीक, कमजोर। डिस्प्ले ऑफ कोहेजन, कोहेजन इज यूनिटी। शी वॉज अनेबल टू कंसील, कंसील मतलब हाइड। सो वॉट शैली वॉज नॉट एबल टू हाइड, राइट? अब हम ये आपको आइडेंटिफाई करना। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट शी कुड नॉट हाइड, कौन सा इमोशन था जो शैली हाइड नहीं कर पाई। अब रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट कहता है कि शैली स्टूड विद हर हस्बैंड इन अ वीक डिस्प्ले, तो वो अपने हस्बैंड के साथ वीक, कमजोर था कोहेजन, राइट? खड़ी तो थी पर वो कमजोर था, तो यानी कि वो कोई एक्चुअली उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तभी तो वीक आपका एटीट्यूड होगा या वीक कोहेजन डिस्प्ले कर रहे हो। फीबल, कमजोर सा, उसने यूनिटी के लिए खड़ी तो हो गई पर वो क्या कंट्रोल नहीं कर पाई। अगेन अ नेगेटिव आइडिया, सो कोहेजन के ऑपोजिट आइडिया आएगा, तो मैं कह दूंगी डिसहार्मनी। ये मेरे दिमाग में इमीडिएटली आता है कि भाई क्योंकि शैली खड़ी तो थी पर वो क्या हाइड नहीं कर पा रही थी, तो शी वॉज ट्राइंग टू बी सपोर्टिव बट शी कुड नॉट हाइड हर डिसहार्मनी टुवर्ड्स हर हस्बैंड, राइट? तो यानी कि नेगेटिव वर्ड विल फिट इन। तो एमिकेबिलिटी तो लवेबल एटीट्यूड होता है, सॉलिडारिटी सपोर्ट है, ये भी नहीं हो सकता। अफेक्शन लव है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो एंटागोनिज्म इज अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। तो डिसहार्मनी से सबसे क्लोजली किसने अलाइन किया? चॉइस सी ने। ये तो आपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से एलिमिनेट कर दिया कि भाई ए बी डी तो पॉजिटिव वर्ड्स है, क्योंकि ट्रांजिशन है तो पहला आइडिया तो पॉजिटिव हो गया कि शैली वॉज ट्राइंग
to, be with her husband in a feeble display of cohesion. So she was standing there, but she could not hide what? She could not hide her disharmony or her negative feeling towards her husband, right? So the correct answer for this question will be choice C. So you can see how the author can play with the words, how transitions can be incorporated, how the options can be created, how you can intelligently do process of elimination, right? And even if you do not know the meaning of the word antagonism, you can still by elimination reach to the right answer choice. तो यही एटीट्यूड और यही टेम्परामेंट आपको सिखाना चाहती हूँ मैं, कि आप समझ सको कि कई बार मुझे अगर मीनिंग नहीं भी पता वर्ड का, फिर भी मैं लॉजिकली अपनी विजडम यूज करके, अपनी प्रूडेंस यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ. यही एक्चुअली कैट में भी करना है, राइट, या किसी भी ओमेट में भी करना है. जैट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो वहाँ पर होलिस्टिकली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके, लॉजिकली, इंटेलिजेंटली, प्रेशर के अंदर काम करके करेक्ट आंसर्स तक पहुँचना है. एक्चुअल गोल वो होना चाहिए, राइट. चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस. चलिए, so let's try this. Theodore Roosevelt said, "The best executive is the one who has sense enough to pick good men to what he wants done, and self-restraint." Restraint मतलब you are restricting yourself, you are controlling yourself, right? Enough to keep from dash with them while they can do it. तो बेसिकली थियोडोर रोजवेल्ट का एक स्टेटमेंट है. उसने कहा कि जो बेस्ट एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करवा रहा है, उसके पास इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो राइट मैन को पिक कर सके, जिससे वो काम करा सके, और उसको ये कंट्रोल होना चाहिए कि वो क्या करे, टू कीप फ्रॉम डैश विद देम व्हाइल दे कैन डू इट. सो यू हैव टू शो रिस्ट्रेंट. तो रिस्ट्रेंट आप कब शो करोगे? यू हैव टू शो सम सेल्फ कंट्रोल, राइट. तो मैं ये चाहूंगी सेल्फ कंट्रोल इनफ टू कीप फ्रॉम इंटरफेयरिंग, राइट, इंटरफेयर ना करे, या सेल्फ कंट्रोल दिखाए, राइट, या लिमिटिंग बिहेवियर शो करे, राइट, उनके कामों में और पचड़े में ना पड़े. तो दीज कैन बी फ्यू वर्ड्स दैट कैन कम इन आवर माइंड, राइट. सो मेडलिंग इज इंटरफेयरिंग, क्लोज मैच. बॉल्स्टर होता है, तो रिस्ट्रेंट बॉल्स्टर करने के लिए तो नहीं दिखाएगा. बॉल्स्टर मतलब इंकरेज करना. तो अगर ट्रस्ट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव है, बढ़िया एग्जीक्यूटिव, बेस्ट एग्जीक्यूटिव वो है जो सही बंदे पकड़ ले, फिर उनको उनका काम करने दे. दैट्स व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से. तो रिस्ट्रेंट उनको इंकरेज करने के लिए, इंकरेजमेंट के लिए तो रिस्ट्रेंट नहीं दिखाना चाहिए ना. सो दैट इज नॉट विद द फ्लो ऑफ डिस्कशन. अंडरमाइन होता है वीकन करना, सो इवन दैट डजंट वर्क. डिस्पैरेज होता है डेरोगेटरी, किसी को छोटा समझना या किसी को नीचा दिखाना, right? So even this goes out. So what would be the correct answer? A for this question. ठीक है, चलो let's try the next one now. चलिए, let's try this question. Christmas came early for children in Sunnyvale. Sunnyvale is the name of a place. After the Hornets owner, again Hornet must be the name of the company, dash out whooping. Whooping मतलब huge. $5 million in charity in November to launch hospitals. तो एक बहुत गुडविल जेस्चर हुआ जब इतना सारा पैसा हॉर्नेट के ओनर ने दिया टू लॉन्च द हॉस्पिटल्स. तो क्रिसमस केम अर्ली क्योंकि किसने बहुत चैरिटी कर दी. दैट्स व्हाट द असेंस ऑफ द स्टेटमेंट इज, राइट. तो उसने क्या होगा, ओनर गेव, राइट. तो गेव, that's what the sentence is trying to say, right. gave the money. please see, ये आप बहुत easily context से समझ के निकाल लोगे. whooping अगर आपको समझ नहीं आता तब भी, right, कोई बहुत बड़ी limitation नहीं आएगी, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि that person was large hearted और उसने बहुत सारा पैसा दे दिया, right. so गेव से मैच करेंगे श्रेडिंग. आप देखते हैं कई बार हम जब सैलेड कट करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कटिंग देम वेरी थिन स्लाइसेस, उसको श्रेडिंग कहते हैं. दैट डजंट मैच, राइट. प्रोक्योर होता है ऑक्यूपाई करना, उसने तो दिया है, तो ये भी चला जाएगा. शेल्ड आउट इज बेसिकली अ फ्रेज विच मीन्स टू गिव, तो दिस वी कैन कीप. और स्टॉक्ड तो मैच करेगा ही नहीं. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सी. तो एक बार असेंस समझ में आ गया सेंटेंस का, तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी. अगर क्रिसमस जल्दी आया तो कैसे आया होगा. उसने चैरिटी के लिए, चैरिटी में लोग क्या करते हैं, देते हैं,
right? So he must have given a lot of money. That is the reason Christmas came early, right? Beautiful thought, isn't it? So the correct answer is C in this case. Let's come to the next question, please. अच्छे से करिए क्वेश्चन को टाइम लेके, राइट? चलो, so let's see. लैंग्वेडनेस इज बीइंग वीक, कमज़ोर होना, ठीक है? तो और ग्रैंडुअर होता है मैग्निफिसेंस, अगर आप अब भी क्वेश्चन निकाल पाओ तो। और हैगल होता है टू आर्ग्यू, जिसको हम हिंदी में मोल भाव करते हैं, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। और एफिकेसी इज आउटपुट एफिशिएंसी, राइट? अब आई एम श्योर क्वेश्चन आसान हो गया। चलिए, द फैकल्टी ऑफ लॉ स्कूल इज कंसिस्टेंटली अप्रोचेबल, एम्पैथेटिक एंड इंस्पायरिंग, and sits not just the information imparted, but the way she also focuses on building students what, तो students का क्या build करना चाहती है वो, efficiency build करना चाहती है, क्योंकि पूरे sentence में आपसे ये बताया गया कि जो फैकल्टी है वो अप्रोचेबल है, यानी पूरा आइडिया पॉजिटिव ही फ्लो कर रहा है। और ट्रांजिशन वर्ड भी आया, एंड सिट्स नॉट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, right, but also imparted, but the way she also focuses on building students what, students efficiency output, right? अब ये पूरा गेम वोकैबलरी का है, राइट? क्योंकि सेंटेंस आसान दे दिया उसने, कोई ट्रांजिशन नहीं डाला, बट प्लेड विद द वर्ड. सो दिस इज हाउ बैलेंसिंग हैपेंस एट टाइम्स विद द क्वेश्चंस, where the interpretation might be easy, words can be new to you, or slightly less used words can be shown as answer choices. So you can learn efficiency output से तो A choice ही match करती है, languidness as being weak, और grandeur और magnificence से तो students का magnificence कैसे build करेगी, और haggle is to argue, so that's also not fitting in. So the right answer will be choice A. Let's come to the next question, please. चलिए, let's see this. The capital's air quality plunged to severe levels on the previous day after a gap of more than a month, as dangerous pollutants dashed sharply in the city, but officials said the situation was like to ease in some time. तो यानी कि situation ease होगी, but तो यानी इससे पहले तो situation मुश्किल है ना, right? So why would it be? क्योंकि जो dangerous pollutants हैं वो इंक्रीज कर गए, और शार्पली, दैट मीन्स जो एयर में पोल्यूटेंट्स थे वो इंक्रीज कर गए. दैट्स व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, राइट? सो जेडेड इज बोर्ड, क्विटेड इज क्विट करना तो लीव करना होता है, परटर्ब्ड इज डिस्टर्ब्ड, तो ये भी मैच नहीं करेगा. तो स्पाइक्ड मतलब इंक्रीज्ड. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सी, राइट? सो द सेंटेंस वाज ट्राइंग टू से कि कैपिटल जो एयर क्वालिटी ऑफ कोर्स खराब हो गई है क्योंकि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स एकदम से राइज कर गए हैं, पर जो आपके ऑफिशियल्स है वो कह रहे हैं सिचुएशन वाज लाइकली टू ईज टू गेट बेटर इन सम टाइम, राइट? सो सी हाउ द रोल ऑफ बट इज देयर, राइट? और शार्पली. So these are some clues that you can utilize while you are solving the questions. ठीक है, चलो let's come to the next question, please. Try this. So the scam dashed the image of the ruling party and contributed to the downfall. तो contributed, अगर downfall के लिए contribute किया तो पहला पार्ट भी सेम आइडिया में फ्लो करेगा, यानी कि खराब ही करिए इमेज ना. तो एंड जैसा मैंने आपको बताया था सेम आइडियाज रहेंगे. सो दैट मीन्स the scam, or scam is घोटाला, right? So basically scam in itself is suggesting that the reputation must have been ruined. So the question is asking what happened to the image of the ruling party, right? So the question is what is happening, what did the scam do to the image of the ruling party? The additional information is saying that it contributed to eventual downfall, so that means it had a negative impact, right? So it's had a negative impact. बस इतना सा ही predict कर लीजिए, इतना भी बहुत है question solving के लिए, right? So like I said कि कोई बहुत precise up to the mark बिल्कुल प्रॉपर वर्ड होना ज़रूरी नहीं है. अ सिंपल प्रोडिक्शन विच कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रेज और इन हिंदी, और इट कैन बी अ सिंपल वर्ड दैट विल डू,
राइट। चलिए अब एलिमिनेशन करते हैं। तो सलीड इज स्पॉइल करना, ठीक है। सो स्पॉइल्ड द इमेज, तो ये तो रख सकते हैं। एमिलोरेट इज टू इम्प्रूव, बेटर करना है, टू मेक बेटर, राइट। इसको मैं ढंग से लिख लेती हूँ, टू मेक बेटर, ठीक है। डिमांडेड तो नहीं हो सकता, और ड्रेडेड इज जिससे आप स्केर्ड हो गए, सो इवन दैट डजंट फिट इन, सो सलीड ए विल बी द राइट आंसर चॉइस, राइट। तो आप जैसे ही देखोगे एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डाउनफॉल, दैट मीन्स द फर्स्ट हाफ ऑल्सो हैज टू बी इन द सेम डायरेक्शन। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट ट्रांजिशंस डू, दे हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू हैव टू डिकोड द स्टेटमेंट। जैसे ही आपको पता चल गया फ्लो कैसा है, उसके हिसाब से ट्रांजिशन देख के आप आसानी से सेंटेंस को समझ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। प्लीज टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। चलिए सो लेट्स डू दिस। द एमिनेंट, एमिनेंट मतलब जिनकी रेपुटेशन है, जिनकी गरिमा है, जो ऑनरेबल है, राइट। कमीशन हैज डैश द एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज डिसीजन, तो कमीशन ने मिनिस्ट्री के डिसीजन पे क्या ओपिनियन दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। और क्या मिनिस्ट्री का डिसीजन था, टू एग्जेम्प्ट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर फॉर एनवायरमेंटल अप्रूवल। तो तुमने उनको एग्जेम्प्ट मतलब बरी कर दिया कि भाई तुमको एनवायरमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसको, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। एंड सेड इट वायलेटेड, वायलेटेड मतलब तोड़ा, ठीक है, India's emission control obligations under the international climate deal. So that means अगर the first there was this relaxation given the in construction वाला पॉइंट कि इन्वायरमेंटल अप्रूवल का एग्जाम्पशन दे दिया कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, और देन देयर इज अ वायलेशन दैट हैज हैपेंड, तो बोथ द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग ना, क्योंकि वायलेशन हुआ है। तो फिर कैसा बिहेवियर शो करेगी एमिनेंट कमीशन, स्कोल्ड करेगी, राइट, क्रिटिसाइज करेगी, राइट। सो क्रिटिसिज्म वाला वर्ड इमीडिएटली पिक करता है, निंदा करेगी कि भाई तुमने एक तो एग्जाम्पशन दे दिया, उससे उल्लंघन हो रहा है किसका, इंडिया की एमिशन कंट्रोल ऑब्लिगेशंस का, विच हैज टू बी फॉलोड अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट डील, राइट। सो क्रिटिसाइज करेगी, दैट्स द इमीडिएट वर्ड दैट कम्स इनटू आवर माइंड, राइट। अब ग्लोरीफाई तो नहीं करेगी क्योंकि रूल्स वायलेट हो रहे हैं, एग्जाम्पशन दे दिया, सो देयर इज नो ग्लोरिफिकेशन हैपनिंग। क्वेश्चन इज क्रिटिसाइजिंग सीवियरली, तो वी कैन कीप दिस। क्वालिफाई नहीं मैच करता, बॉल्स्टर स्ट्रेंथन है तो वो भी नहीं मैच करता, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी इन दिस केस, राइट। सो द एमिनेंट कमीशन हैज क्रिटिसाइज एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री बिकॉज तुमने एग्जेम्पशन दे दिया कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, और उसकी वजह से वायलेशंस हुए हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट अ गुड पिक्चर, सो एनीवेज द एमिनेंट कमीशन वुड बी क्रिटिसाइजिंग द मिनिस्ट्री फॉर सच रॉन्ग बिहेवियर, राइट, inappropriate behavior. So B is the right answer. Come to the next question. Please try this. So let's see. In a crucial move targeted at dash black money stashed abroad. Stashed abroad मतलब जो काला पैसा जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी, राइट। तो जो दूसरे बैंक्स में है, राइट, छुपाया हुआ है लोगों ने, द कंट्री साइंड एन अग्रीमेंट विद स्विट्जरलैंड। तो कंट्री ने क्या किया, अग्रीमेंट साइन किया स्विट्जरलैंड से, दैट विल अलाउ ऑटोमेटिक शेयरिंग ऑफ टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है, राइट। अगर हम बोल रहे हैं कि ब्लैक मनी हैज बीन स्टैश्ड अब्रॉड, दैट मीन्स पीपल आर पुटिंग देयर इलीगल मनी, black money outside in the banks, the country has signed an agreement, right. So what is the country trying to do, the country is trying to counter it, right, solve this particular problem, right, to attack the problem, right, or to fight hard. So this is what the predicted word should be, right, to fight, targeted at combating or tackling black money, right. So proliferate तो grow करना होता है, defend तो करेंगे नहीं black money को, right. Aggrandize is इकट्ठा करना, that is also not making sense. To combat is fight, right. So combating will be the right answer, okay. We'll pick C as the correct choice for this question, okay. Now let's come to the last question, right. Try this. So let's take a look at this. A Thai zoo has sparked dash. तो क्या spark हुआ Thai zoo ने, after a video of staff repeatedly prodding a lion. Prodding मतलब उसे छेड़छाड़ कर रहा है, उसको उकसा रहा है,
टू इलिसिट इज टू गेट अ रिस्पॉन्स, तो लायन रोर करे इसके लिए एक स्टाफ ऑफ द जू लायन को बार बार प्रॉड कर रहा है। फॉर टूरिस्ट फोटोज वेंट वायरल, रिन्यूइंग क्रिटिसिज्म, मतलब ये क्रिटिसिज्म वापस सामने आ गया ऑफ द किंगडम्स नटोरियस एनिमल टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग बिहेवियर ना, यू आर प्रॉडिंग द लायन टू रोर, राइट। तो दैट वीडियो वेंट वायरल एंड दैट इज रिन्यूइंग क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म वापस पार्क हो गया कि नटोरियस इज फेमस फॉर अ नेगेटिव रीजन, कि कैसे एनिमल टूरिज्म इंडस्ट्री है जहाँ पे एनिमल्स पे अत्याचार होता है, राइट। तो दिस हैज स्पार्क्ड व्हाट एंगर, लोग गुस्सा हो रहे होंगे तभी तो क्रिटिसिज्म आ रहा है। एंगर भी बोल सकते हो, क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हो, राइट, जो आपके दिमाग में इमीडिएटली आए, राइट। सो इंडिग्नेशन मैचेस विद दैट। वैलिडेट तो नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला है कि रिन्यूइंग क्रिटिसिज्म, सो दैट इज द रीजन, वैलिडेशन नहीं होगा। आइसोलेशन और विंडिकेशन इज नॉट मैचिंग, सो द बेस्ट मैच विल बी ए, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन, राइट। तो हमने सेंटेंस कंप्लीशन की बात कर ली, कैसे स्टेटमेंट समझना है, मैंने आपको पूरी अप्रोच सिखा दी है। प्रैक्टिस आप पैरेलली करते रहिए, वर्ड सीखते रहिए, सिर्फ एक तरफ मत होइए कि वर्ड सीखने के बाद ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एक बार आपको कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छा होना ज़रूरी है, राइट। और पैरेलली जो जो नए वर्ड्स आपको दिखते जा रहे हैं तो आप सीखते जाइए, राइट। अगर हर दिन आप कुछ वर्ड सीखेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द कॉन्फिडेंस एज वेल, राइट, and soon you will be finding the words which are familiar, so that will happen, you have to just trust the process, right, and knowing the words again in case you have not seen, so vocabulary building strategies का I am reinstating, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको vocabulary अच्छी होना ज़रूरी है। दो कैट में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते but still you should have a good vocabulary base, so if not more at least 10 to 15 minutes आप डेली इन्वेस्ट करिए। आज से लेकर एग्ज़ाम तक भी अगर 10 12 15 मिनट आपने वोकेबलरी बिल्ड कर ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, राइट। आप एंड में रियलाइज़ करोगे कि वो दिन के 10 मिनट की कंसिस्टेंसी ने आपको कितना हेल्प किया, राइट। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट, ट्राई टू प्रैक्टिस वेल, ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड, राइट, कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली आप ये रियलाइज़ करोगे कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी कॉम्प्रीहेंशन है, पैराजम्बल्स में भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन में भी आप सेंटेंस को तो समझ ही रहे हो। सो कॉम्प्रीहेंशन इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग, राइट, कनेक्टिंग द डॉट्स, कंक्लूडिंग द एंटायर क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, फाइंडिंग द राइट आंसर, एक्चुअली कैट में यही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, राइट। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करें, वो आपको डेफिनेटली बहुत एज देगा। So keep working hard, stay consistent, right? Homework is to learn and read every day. That is the simple homework. I'll see you super soon. All the best. Take good care of yourself.